आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आपका धन्यवाद करते हैं कि कांग्रेस की बात को हिमाचल की जन जन तक पहुंचाने के लिए आज आप यहां पर आए हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला में मैं आज एक बार फिर से उपस्थित हुई हूं। मकसद है कल 5 अगस्त 2022 को देश भर का कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलित होगा, सत्याग्रह करेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय किया है कि कल हमारे जितने भी सांसद दिल्ली में हैं वो राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करेंगे। राष्ट्रपति भवन जाकर कोशिश करेंगे राष्ट्रपति जी से मिलकर देश के सामने जो बड़ी समस्याएं हैं उनसे अवगत करा सके। उसी के साथ हमारा देश भर का कांग्रेस का कार्यकर्ता राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच करेगा। उसके साथ साथ पूरे देश के हर राज्य की कांग्रेस कमेटी, जिस तरह से मैं खुद हिमाचल शिमला में उपस्थित हूं, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग राजभवन का कल 5 अगस्त को घेराव करेंगे। ये देश के हर राज्य में हर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इकाइयां राजभवनों का घेराव करेंगी। मुद्दा क्या है? मुद्दे आज वो है जिसकी उम्मीद कर रहे थे। लोकतंत्र में जब संसद सत्र चल रहा हो तो उम्मीद की जाती है कि संसद में चुने गए सांसद लोगों की समस्याओं को उठाएंगे और सरकार से उसका हल, उससे राहत मांगेंगे। पर दुख और चिंता की बात है कि संसद सत्र 18 जुलाई को शुरू होता है। 2 हफ्ते तक विपक्ष की मांग के बावजूद भी ना महंगाई पर चर्चा, ना बेरोजगारी पर चर्चा, ना जीएसटी के बड़े दामों पर चर्चा होती है। लेकिन दबाव विपक्ष का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जारी रहा, जिसके सामने देश की तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा और 1 अगस्त को संसद में महंगाई पर चर्चा का विषय लाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसदों ने महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते जीएसटी के दामों के साथ ठेके पर आई अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ चर्चा मांगी और उस चर्चा में हिस्सा लिया। लेकिन जब देश की वित्त मंत्री जवाब देने के लिए लोकसभा में आई तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज था उसमें कतई भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई दे रही थी। उनमें घमंड दिखाई दे रहा था। उन्होंने एक बार भी नहीं माना कि देश में महंगाई है। उन्होंने नहीं माना कि देश में बढ़ती बेरोजगारी से युवा त्रस्त है। उन्होंने एक बार भी नहीं माना कि जीएसटी के दाम बढ़ाने से लोग परेशान हैं। उनके भाषणों से ऐसा लग रहा था कि वो साबित करने में कहीं ना कहीं उनको महसूस हुआ कामयाब हो गई हूं कि देश में एलपीजी गैस का सिलेंडर 1000 रुपए नहीं 500 में बिक रहा है। वो अपने भाषण में ये साबित करना चाह रही थी कि पेट्रोल देश भर में आजादी के 75 सालों में जो नहीं हुआ वो हुआ कि पेट्रोल 100 नहीं 50 में बिक रहा है। कोई भुखमरी नहीं है देश में, कोई गरीबी, कोई महंगाई, कोई बेरोजगारी मुद्दा है ही नहीं है। देश की वित्त मंत्री ने अपने भाषण में ये साबित करने की कोशिश की। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सड़कों पर उतरकर सच्चाई दिखाने के लिए इस तानाशाह सरकार को हमें जो है वो उतरना पड़ रहा है। कल देश भर में सत्याग्रह होगा। मैं हिमाचल की जनता से अपील करूंगी, हिमाचल के उपचुनाव जब हुए 4 सीटों पर केंद्र की भाजपा सरकार तब भी घमंड में थी, मानने को तैयार नहीं थी कि देश में या हिमाचल में लोग बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त हैं। लेकिन जब उपचुनाव के परिणाम आए, भाजपा का हिमाचल के उपचुनाव की 4 सीटों पर सुपड़ा पूरी तरह साफ हुआ। भाजपा को मानना पड़ा कि हां, लोग बेरोजगारी
बढ़ती महंगाई से, बढ़ते दामों से त्रस्त हैं, जिसका नतीजा यह हुआ, जिसका हम हिमाचल के लोगों का धन्यवाद भी करते हैं कि वो अगर हार ना हुई होती तो भाजपा नहीं मानती कि महंगाई और बेरोजगारी है। भाजपा ने माना अपनी हार के बाद और उसी समय कुछ जगहों पर राहत देने का काम किया, लेकिन उसके तुरंत बाद फिर हमने देखा कि पेट्रोल, एलपीजी गैस के सिलेंडर, जीएसटी, हर चीज पर महंगाई वो फिर से बढ़नी शुरू हो गई। उम्मीद थी देश की वित्त मंत्री जब भाषण देंगी तो मानेंगी हां महंगाई है, मानेंगी बेरोजगारी है, और देश को, संसद को, सांसदों को यह विश्वास दिलाएंगी कि वो उचित कदम उठाकर इस बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से देश के करोड़ों लोगों को राहत देने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाजपा के ही सांसद निशिकांत दुबे ने यहां तक कह डाला कि देश के प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन फ्री फंड में दे रहे हैं। यह उन गरीबों का अपमान था जिन्हें 80 करोड़ लोगों को आप आज भी मुफ्त के राशन पे इसलिए निर्भर रख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस बात को माने नहीं, पर यह सच्चाई है कि बेरोजगारी और महंगाई ने उन्हें आज भी सरकार की इस योजना का मोहताज बनाया हुआ है। अगर लोगों के पास रोजगार हो, महंगाई ना हो, तो वो सरकार के इस 80 करोड़ और इस शर्मनाक बयान जो भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, जिसे यहां से हिमाचल से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी खामोशी से सुनते रहे, यहीं से भाजपा के बड़े नेता अनुराग ठाकुर ने उठकर इस बात का विरोध नहीं किया कि आप गरीबों का अपमान कर रहे हैं, ये फ्री फंड का राशन मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कीजिए। ये शर्मनाक बयान था। आज हम सब उन्हीं 80 करोड़ लोगों की दर्द को लेकर कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में राहुल गांधी जी को के साथ में कदम से कदम मिलाते हुए देश भर में हमारे लाखों कार्यकर्ता कल सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और राजभवनों का घेराव करेंगे। और यही हमारा घेराव तब तक जारी रहेगा, ये दबाव तब तक जारी रहेगा जब तक ये तानाशाह सरकार, मोदी सरकार झुकती नहीं, अपने कदम बढ़ती महंगाई के जो दाम है उससे पीछे लेती नहीं। सो आप सभी साथियों के माध्यम से, पत्रकार साथियों से मैं हिमाचल की जनता को कह रही हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पूरा उसका शीर्ष नेतृत्व दिल्ली से लेकर हिमाचल, पूरा का पूरा आपके साथ कल हिमाचल, शिमला और पूरे देश की सड़कों पर उतरेगा और आपको ताकत देगा, आपकी आवाज को ताकत देगा। आप पत्रकार साथियों के जो भी सवाल हो मैं उनका स्वागत करती हूं और पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, हिमाचल का, मेरे साथ अतुल जी, सौरभ जी, हमारे चीफ यहाँ पर जो बैठे हैं नरेश चौहान जी, आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप, धर्मपाल जी, सबका धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे साथ एक्सप्रेस। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, हम लोग अग्निपथ पर जंतर मंतर देश में हमने सत्याग्रह किया, हम लोग जंतर मंतर जाकर बैठे, हम लोगों ने राजघाट पर जाकर सत्याग्रह करने की इजाजत मांगी। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली राजधानी में बापू के समाधि राजघाट पर जाकर सत्याग्रह की हमें इजाजत नहीं दी। हम बिल्कुल सत्याग्रह करना चाहते हैं, हम गांधी के दिखाए सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश की इस आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। लेकिन हमें यह जानकारी मिल रही है, जैसे यहां पर भी मिली है, 144 धारा लगाकर लोकतंत्र की इस आवाज को मात्र शिमला, हिमाचल में नहीं, पूरे देश और दिल्ली में कुचलने की कोशिश की जा रही है। जब आप सत्याग्रह को रोकने के लिए 144 धारा लगाएंगे, लोकतंत्र की उठती आवाजों का गला दबाएंगे, तो हम मजबूर होंगे सड़कों पर उतरकर इस सरकार का घेराव करने पर। तो ये मेरा जवाब है, हम सत्याग्रह करना चाहते हैं, लेकिन 144 धारा में मजबूर करेगी तो हम सड़कों पर उतरकर गांधी के तरीकों से, दोबारा दोहरा रही हूं, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर हम घेराव करेंगे। धन्यवाद। एनी मोर क्वेश्चन? उम्मीद करती हूं
आप सब पत्रकार साथी, कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और खासतौर से शिमला हमारी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी के नेतृत्व में, हमारे दूसरे नेतृत्व जो हैं सुक्खू जी, उसमें हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे दूसरे नेता भी शामिल होंगे। आप उसे कवर करेंगे और ये ताकत देंगे कि लोग अकेले नहीं हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनके दर्द में शामिल है और इस आवाज को उठाएंगे। हाँ, शिमला में कितने बजे होगा? क्या कोई रैली वगैरह निकाली जाएगी? देखिए, हम सब लोगों का है 10:30 बजे राजभवन पर शीर्ष नेतृत्व, पूरा कार्यकर्ता हिमाचल का शिमला में एकत्रित होगा राजभवन के बाहर। और हम साफ कर देते हैं तानाशाह सरकार को, आप 144 धारा लगाएं, हमें परवाह नहीं है, ये आवाज उठेगी। आप हमें गिरफ्तार करें, हमें परवाह नहीं है, हम गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। आप हमें जेलों में भेजें, हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये आवाज लोकतंत्र की अन्याय के खिलाफ उठकर ही कल रहेगी। धन्यवाद। केंद्रीय नेतृत्व से कल देखिए, माननीय राजीव शुक्ला जी सांसद हैं, आपकी यहां पर हमारी जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वो भी लोकसभा सांसद है प्रतिभा जी। सत्र चल रहा है, कल राष्ट्रपति भवन की तरफ भी उन्हें बढ़ना है। शीर्ष नेतृत्व कल जो है वो दिल्ली में रहेगा, लेकिन 7 तारीख को हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल जी, उनके साथ हमारे सचिन पायलट जी जिन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया है, प्रताप बाजवा जी लीडर ऑपोजिशन पंजाब कांग्रेस विधायक, वो राजीव शुक्ला जी महासचिव प्रभारी, शीर्ष नेतृत्व सब 7 तारीख को यहां पहुंचेगा। और पूरी उम्मीद है 8 तारीख को प्रेस से, मीडिया से भी वो वार्ता करेंगे और उसके बाद हम उस आगे इस अपने एजेंडे को जो है वो लेकर जाएंगे। भाजपा नेता जो लगातार ये दलील दे रहे हैं कि कोरोना से निकल रहे, कोरोना की वजह और वर्तमान में रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से ये सब हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है ये बहानेबाजी है। आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस समय तेल की कीमतें एक बार फिर पूरी तरह गिर गई हैं, लेकिन पेट्रोल 100 से नीचे नहीं आ रहा है। 27 लाख करोड़, मैं दोहरा रही हूं, इस मोदी सरकार ने पिछले 7-8 सालों में 27 लाख करोड़ सीधा लोगों की जेब में डाका डालकर पेट्रोल और डीजल एक्साइज से कमाया है। ये पैसा, और इसी साल भी नहीं, इस महीने का अगर मैं आपसे बात करूं, जुलाई का जीएसटी कलेक्शन, जो आपने हर चीज पे जीएसटी बढ़ाया, उससे लगभग 1,46,000 करोड़ सिर्फ जुलाई में जीएसटी से टैक्स मोदी सरकार ने पाया है। हम ये पूछते हैं, ये जो पैसा जनता से, वो भी तब जब बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, आपने कमाया, वो लगाया कहां पर है, ये हम जानना चाहते हैं। ये बहाने हैं। महामारी सिर्फ भारत में नहीं थी, महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया, लेकिन अखबारें ये बताती हैं कि पूरे विश्व में एलपीजी गैस के सिलेंडर जो 1000 पार कर चुके, वो विश्व में सबसे महंगा एलपीजी घरेलू गैस का सिलेंडर कहीं बिक रहा है तो भारत में बिक रहा है। राहत कहां है, हम पूछना चाहते हैं, राहत कहां है? पोलियो ड्रॉप पिलाए गए, हम स्कूल में जाते थे, बच्चे थे, सरकारी स्कूलों में वैक्सीनेशन लगता था, पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते थे, तब भी पेट्रोल डीजल 100 पार कभी नहीं गया। वैक्सीन लगा, भाजपा के बिहार के विधायक और मंत्री ने यहां तक कह दिया, वैक्सीन ना लगी होती तो आप जिंदा ना होते, मर गए होते। मोदी जी का धन्यवाद करिए कि आप जिंदा हैं, कि उन्होंने आपको वैक्सीन लगाया। पोलियो पिलाने वाले देश भर में आज तक कभी किसी ने नहीं कहा धन्यवाद कीजिए। तो ये कहना कि विश्व में हुआ है इसलिए ऐसा है, मैं कहती हूं ये सिर्फ बचने की कोशिश है। जितना इस सरकार ने गरीब मध्यम वर्गीय को लूटा है, शायद किसी ने लूटा हो। ये इनकी नीतियों का नतीजा है। जब पार्लियामेंट में सवाल लगाया जाता है, पूछा जाता है कि यह क्या देश में व्यापारी, खासतौर से एमएसएमईज, छोटे कुटीर लघु उद्योगों की बात जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, पूछा जाता है उनके हालात बदतर हैं, वो बंद हो रहे हैं, सरकार उन्हें क्या आर्थिक मदद देकर खड़ा करना चाहती है दोबारा, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां रोजगार करते हैं
लिखित में जवाब इसी संसद में आता है। पिछले 8 साल में मोदी सरकार के शासनकाल में 9 लाख पूंजीपति और व्यापारी अपना काम धंधा बंद करके देश छोड़कर जाने को और अपनी नागरिकता तक छोड़ने को मजबूर हो गए, और 9 लाख लोग अब तक देश छोड़कर, नागरिकता छोड़कर अपने छोटे लघु उद्योगों को बंद करके ताला लगा के जाने का आवेदन करके और जा भी चुके हैं। उसका असर यह हुआ कि जून 2022 में 1,50,00,000 लोग बेरोजगार हो गए। तो ये आपकी नीतियां हैं, इसका ठीकरा बार बार महामारी पर फोड़ना आपकी नाकामी और नियत दर्शाता है। धन्यवाद। सबसे पहले तो जो भाजपा में लगातार यही कह रहे हैं कि अगर जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूरी तरह से अगर देखना है तो इस तरह से सत्याग्रह और जो प्रोटेस्ट है वो क्यों पूरे देश भर में चलाए गए। दूसरा, जो सत्याग्रह नाम लिया गया है, जो प्रोटेस्ट किया गया है कांग्रेस की तरफ से, ये सीधे तौर पर एक तो गांधी जी का अपमान है और सत्याग्रह जो है इसका नाम नहीं देना चाहिए। ये जो भाजपा प्रवक्ता है हिमाचल में, उनकी तरफ भाजपा प्रवक्ता, देखिए, भाजपा प्रवक्ता के लिए सत्याग्रह करना गांधी का अपमान होगा। गांधी का अपमान नहीं होने की, ये गोडसे का अपमान है, क्योंकि गोडसे के प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता जब सत्याग्रह को अपमान बताने लग जाएं तो आप सोच लीजिएगा ये देश किस तरफ बढ़ रहा है। यह आपसे हमसे छुपा नहीं है। ये वो भाजपा और संघ है जिन्होंने 52 सालों तक नागपुर के अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं लहराया। आज मोदी जी की अपील, प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद भी अभी तक भाजपा आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी और आरएसएस ने अपने ट्विटर हैंडल पे तिरंगा नहीं लगाया है। हमें गर्व है देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पर। 1929 में सबसे पहले जब तिरंगा पिंगली वेंकैया जी ने बनाकर सौंपा था, तो नेहरू जी के हाथ में जो आज हमारी डीपी पर है, वो देश के पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न के हाथों का तिरंगा हमारी डीपी में है। भाजपाइयों को उस पर भी जलन है कि नेहरू क्यों। वो जलन इसलिए है कि संघियों के पास, भाजपाइयों के पास आजादी के उस आंदोलन के दौरान या उसके बाद कोई भी ऐसा नेता नहीं है संघ के पास जो उस तिरंगे के साथ, तस्वीर के साथ आपको दिखे और आप वो तस्वीर शेयर करके गर्व कर सके। आज ईडी के ऊपर मैं आ रही हूं, उनका भी वही सवाल है, आपका भी ईडी का वही सवाल है, हमारे बड़े नेता भी आ रहे हैं, हम भाग नहीं रहे हैं। 1931 में नेशनल हेराल्ड, 1931 देश की आजादी से पहले का अखबार, जिसे सरदार पटेल, महात्मा गांधी और हमारे आजादी के आंदोलन से जुड़े लोगों ने अखबार बनाया। अखबार इसलिए बनाया क्योंकि जिस तरह से आज तानाशाह मोदी सरकार, संघ सरकार लोकतंत्र की आवाज को कुचलना चाह रही है, ठीक उसी तरह अंग्रेजों ने भी इस देश में आजादी के लिए, आजादी के आंदोलन से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज को कुचलने की जब कोशिश की, तब नेशनल हेराल्ड ने जन्म लिया। आजादी के आंदोलन के लोगों ने इस नेशनल हेराल्ड के जो है उसकी शुरुआत की। उस अखबार को चलाने की जिम्मेदारी जिन्हें दी गई, उन्होंने उसे चलाया, लेकिन ये मुनाफे की अखबार नहीं थी। 1931 से लेकर अभी तक ये 90 करोड़ के घाटे में आ गई, क्योंकि विज्ञापन नहीं लिखते कि आपसे सरकार से विज्ञापन लेंगे और आपकी वाहवाही करेंगे, जैसे दिल्ली की सरकार में हो रहा है। विज्ञापन खूब छपवाइए, सच्चाई छुपा दीजिए। और वो अखबार विज्ञापनों से नहीं चल रही थी, ना किसी की वाहवाही से। आजादी का आंदोलन, आजादी के आंदोलन के बाहर और योगदान को दर्शाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देखा कि कोई मदद नहीं कर रहा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस विरासत, उस अखबार को बचाने के लिए 100 किश्तों में 90 करोड़ का जो है वो ऋण देती है, और वो ऋण यंग इंडियन लिमिटेड के माध्यम से दिया जाता है। और ये कोई कैश या छुपा कर नहीं दिया गया, ये पूरी तरह से अकाउंट में है, जांच में है। चुनाव आयोग की हमारा जो बाई खाता है, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, सबको, कभी किसी ने सवाल नहीं उठाए। 2011 में बिल्कुल भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पे सवाल उठाया और निजी तौर पर कोर्ट में भी गए। मामला कोर्ट में है, स्वागत है, चुनौती दे रहे हैं कि भाजपा की सरकार कोर्ट में इस केस को जो 2011 से है फास्ट ट्रैक में चलाने की बजाय, जिस ईडी ने इस मामले को बंद कर दिया था, क्योंकि इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुआ ही नहीं,
एक एक पैसे का हिसाब किताबों पर है, खुली किताब की तरह है, पारदर्शिता के साथ है। किसको दिया, कब दिया, कहां दिया, किस लिए दिया और क्या इस्तेमाल हुआ, सब खुली किताब की तरह है। लेकिन ईडी को राजनीतिक हथियार बनाकर केंद्र की भाजपा सरकार, मोदी सरकार अपने विरोधियों को, उनकी आवाज को, जो महंगाई, बेरोजगारी पर आज गरीब, मध्यम वर्गीय युवाओं की आवाज बन रही है, उसे दबाने का एक कोशिश कर रही है। ये डरने वाले कोई और होंगे और वो डरे भी, कुछ जेल गए, कुछ चुप हुए और अधिकतर भाजपा में शामिल होकर क्लीन चिट ले गए। लेकिन राहुल गांधी जी का कल का बयान आपने दोबारा सुन लिया होगा कि हम भाजपा की इस ईडी से 5 दिन 55 घंटे श्री राहुल गांधी जी को ईडी के दफ्तर में बुलाया गया। कानून का सम्मान था, भागे नहीं, ईडी के दफ्तर गए। 5 दिन 55 घंटे क्या पूछा, आज तक ईडी का प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बता पा रहा कि क्या पूछा, कुछ पता लगा या नहीं मिला, कुछ हासिल हुआ या नहीं हुआ। हम चुनौती दे रहे हैं ईडी के प्रवक्ता को आकर जवाब दे। उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी, आज 75 साल की उनकी उम्र है, लगभग 2 दशक से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज भी हमें गर्व है, देश की सम्मानित सांसद हैं। 3 बार ईडी में बुलाया जाता है और वो भी ईडी जाती हैं, घंटों बिठाया जाता है। मेरे जैसे छोटा कार्यकर्ता और श्री राहुल गांधी तक को बुलाकर पुलिस हिरासत में लिया जाता और घंटों हमें थानों में बिठाया गया। और उसके बाद जब कुछ हाथ नहीं लगा तो कल दिल्ली के आईटीओ पर नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में जाकर उसे सील करने की कोशिश की जाती है। और राहुल गांधी जी इन सब चीजों का जवाब देने के लिए घर पे नहीं बैठे, कर्नाटका की धरती पर थे, लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उन्हें हिम्मत दे रहे थे। और आज आप उन्हें पार्लियामेंट में देख सकते हैं और जल्द वो हिमाचल में भी आएंगे। डरेंगे नहीं, इस सरकार से जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर सवाल हम करते रहेंगे। चुनौती फिर देकर जा रही हूं, भाजपा और भाजपा की इस ईडी को दम हो तो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते भाजपा की इस ईडी को चुनौती देकर जा रही हूं। अगर आपके हाथ में कुछ लगा है तो 24 घंटों के अंदर देश के सामने ले आइए। 5 दिन 55 घंटे, 3 दिन श्रीमती सोनिया गांधी जी दफ्तर में रेड, क्या मिला, ताला लगा दिया है उसमें, क्यों, जो था उसे बाहर लाते उसको ताला क्यों लगा के क्या छुपाना चाहते हैं। बात यह है कि सिर्फ डराने की, समय व्यर्थ करने की, मुद्दों से भटकाने की ये एक भाजपा की विफल कोशिश है। मैं विफल इसलिए कह रही हूं क्योंकि कुछ हाथ लगेगा नहीं, ना हम डरेंगे ना हम चुप होंगे, हम इसी तरह आंदोलित रहेंगे। प्रेस वार्ता रोज होगी क्योंकि जैसे आपको बताया गया है, पंजाब के बाद गोवा और गोवा के बाद अभी हिमाचल का कम्युनिकेशन की पूरी जिम्मेदारी चुनावों तक हिमाचल की मेरे पास है। आपसे बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी कि हमारी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हिमाचल, दिल्ली, हमारे जो भी नेता रहे आपके बीच में आते रहें, प्रेस वार्ता करते रहें, आपके सवालों के जवाब देते रहें और हिमाचल की जनता को ताकत देते रहें। तो हमारी कोशिश रहेगी रोजाना अब कम से कम हमारी एक प्रेस वार्ता होती रहे ताकि आपसे हम सवाल लेते रहें और हम अपने बात को जनता के बीच पहुंचाएं। हाँ जी, देखिए अभी सीएम की बात नहीं आई, अभी सीएम से ज्यादा लोगों का बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। नशे ने हिमाचल को अपनी पूरी जकड़ में ले लिया है, लाखों करोड़ों रुपए का नशा, महंगाई, बेरोजगारी। आज हमारा व्यापारी त्रस्त है, जो सेब का व्यापारी है, किस तरीके से बाहर के लोग इसको जो है खोखला कर रहे हैं। सो बहुत से मुद्दे हैं। मुझे नहीं लगता अभी बिल्कुल भी कौन उम्मीदवार होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, जब चुनावों की घोषणा चुनाव आयोग कर देंगे, उम्मीदवार भी आपके बीच में होंगे, कौन होगा क्यों नहीं। लेकिन अभी कांग्रेस के लिए यह मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के लिए अभी महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, जीएसटी के बढ़ते दाम, अग्निपथ जैसी ठेके की भर्ती की योजनाएं, ये मुद्दा रहेगा। धन्यवाद आप सभी पत्रकार साथियों का। देखिए मैं फिर कहूंगी, आपने जो सवाल पूछा है वो हमारे घोषणा पत्र से जुड़ा हुआ है। हमारे नेता लगातार बैठ रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व भी आएगा, बैठेंगे। घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गृहिणियों के लिए,
पूरे हिमाचल के विकास के लिए क्या क्या होना चाहिए उस पर चर्चा चल रही है। और मुकेश अग्निहोत्री जी ने जैसा कहा, वैसे बहुत से हमारे नेता जो बिंदु चर्चा में आ रहे हैं उसे पब्लिक में भी, जनसभाओं में भी रख रहे हैं। और उसके बाद जब पब्लिक ओपिनियन आएगा, सहमतियां होंगी सब चीजों पर, कहां से बजट आएगा, कैसे होगा। हम पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे, ना पहली बार सरकार बनाएंगे, ना पहली बार ऐसी घोषणा कर रहे हैं। इसी 5 साल पहले वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में हमारी सरकार एक नहीं बहुत बार रही, और जो विकास हुआ, पैसा कहां से आया हमें बताने की जरूरत नहीं। अनुभव है, पैसा है, नियत है, सब कुछ है, और समय आने पर इन सब चीजों की जानकारी आपको लिखित में और पूरी तरह दी जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। धन्यवाद। हाँ जी, देखिए अभी चार्जशीट बंद कमरों में नहीं बनेगी, ना घोषणा पत्र बंद कमरों में बनेगा। आज आपने देखा हमारी धर्मशाला में हमारी रोजगार संघर्ष यात्रा शुरू हुई। कल हमारी यहाँ पर फिर एक रोजगार संघर्ष यात्रा हमारे विधायक विक्रमादित्य सिंह जी के नेतृत्व में शुरू की जा रही है। सो ये जो आप मुझसे कह रहे हैं, चार्जशीट, घोषणा पत्र, बिंदु आपने, ये सब अभी हम जनसभाएं करेंगे, पब्लिक में जाएंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, लोगों से वार्ता करेंगे, और वहां से जो निचोड़ निकल कर आएगा उसको हम बैठ कर तय करेंगे। हम ये नहीं कि बंद कमरे में तय करेंगे और थोपेंगे, नहीं, हम जनता में जाना शुरू हो गया, हमारी सभाएं, डोर टू डोर कैंपेन शुरू है, और हम उसके बाद तय करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, और उम्मीद है मैं अभी दोबारा, अब कल भी आऊंगी, परसों भी, रोज है। देश जो मुफ्त की राजनीति की ओर बढ़ रहा है, अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि उनका मॉडल है और कांग्रेस भाजपा उनके पीछे जा रही है। बीते कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में जो ये फ्री की राजनीति चल रही है गलत है। अब कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी की लाइन में जा रही, मुख्यमंत्री ने भी पहले 50% की घोषणा कर दी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस बीजेपी अब आम आदमी पार्टी की राह पर चल रही है? देखिए, आम आदमी का जो ठग और महाठग कहूंगी, दिल्ली में थे तो कह रहे थे पूर्ण राज्य नहीं है, एक बार पूर्ण राज्य दे दीजिए। पंजाब पूर्ण राज्य 90 विधायकों के साथ मिल गया, क्या हाल है बताने की जरूरत है? बिल्कुल लगा हुआ पंजाब, सटा हुआ पंजाब है, उसके हालात आपसे छुपे नहीं है। आज रो रहा है पंजाब, जो उड़ता पंजाब था वो उखड़ता पंजाब हो रहा है। वहां पर गैंगस्टर वॉर में सिद्धू मूसेवाला की मौत ने हिलाकर रख दिया पंजाब को। नशा में रोज युवा सड़क पे जो है वो आपको मिल रहे हैं। वहां का अध्यापक हो, वहां का करोड़ों रुपया विज्ञापनों पर, वहां का एक पहले मुख्यमंत्री दिल्ली का होता था, वो पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर भी अब घूम रहे हैं। और वहां से दिल्ली के राघव चड्ढा को राज्यसभा भेजकर वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि वो कल का लड़का जिसने 5 साल विधानसभा दिल्ली में पूरे नहीं किए, आपने राज्यसभा से नॉमिनेट करके 90 विधायक जो चुनकर आए हैं, चुना हुआ मुख्यमंत्री, उसके सर पर उसको जो है वहां का चेयरमैन बनाकर बिठा दिया है। फटकार सुप्रीम कोर्ट से लग रही है। करोड़ों रुपए का विज्ञापनों पर फूका जा रहा है, रोजगार मांगा जा रहा है, महिलाओं के लिए जो घोषणा की उनके बैंक में नहीं आया है। अब वो हिमाचल ठगने आए हैं। उत्तराखंड ने अपने आप को बचा लिया, गोवा ने बचा लिया, अच्छा है पंजाब में बेनकाब हो रहे हैं। लेकिन मैं माफी चाहूंगी, मेरी 3 बजे एक मीटिंग में मैं हाथ जोड़कर माफी कहूंगी। मुफ्त में और राहत देने में फर्क है। ये फर्क मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको आंकड़ों के साथ बताऊंगी कि मुफ्तखोरी क्या है और राहत क्या है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस ने समय समय पर मनरेगा जैसी योजना, ये राहत थी। जब बेरोजगारी से देश और कोरोना में बेरोजगारी बढ़ी तो उसी मनरेगा ने 3 करोड़ 17 लाख लोगों को रोजगार देकर राहत देने का काम, ये होता है राहत। खाद्य योजनाएं कौन लाया देश में? ये राशन कार्ड जो आज बन नहीं रहे, गरीब को राशन नहीं मिल रहा है, ये राइट टू फूड एक्ट, ये कौन लेकर आया? ये कांग्रेस लेकर, ये राहत है, ये मुफ्तखोरी नहीं है। लेकिन आप जब कहते हैं 80 करोड़ लोग फ्री फंड का खा रहे हैं, ये आप देकर उनका अपमान भी करते और सुनाते हुए मैं माफी चाहूंगी। मुद्दे मैं माफी चाहूंगी। देखिए, मैं अपनी मुद्दे से भटक जाऊंगी, मुद्दे बहुत हैं। आज का मुद्दा था कल का देश में सत्याग्रह के, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ घेराव श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। हम कल शिमला में 10:30 बजे राजभवन का घेराव करेंगे। मैं कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, हमारे बड़े नेता करेंगे, और आपके एक एक सवाल का जवाब हम हर रोज देंगे। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।